हिस्ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे, कहाँ पे थे? क्या किया था प्रीवियस क्लास में? कुछ याद है आप लोगों को? सुनाई दे रहा आप लोगों को? सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ, कहीं दूर चले गए थे क्या आप लोग फोन चालू करके? तो समाज के बारे में शायद हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे। हम ये देख चुके थे कि समाज कहते किसको है और समाज बनता किससे है। समाज होता क्या है? क्या समाज और समूह या समाज और भीड़ एक ही है? दोनों अलग अलग चीज है। समाज अलग है, समूह अलग है, भीड़ अलग है। हम समाज का इतिहास पढ़ने वाले हैं और इस समाज के इतिहास की शुरुआत हम वैदिक संस्कृति से कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में और उससे पहले भी जब मानव अपनी सभ्यता की शुरुआत भी नहीं किया था, यानी कि कबायली समूह में रहता था, जंगल में रहता था, शिफ्टिंग लाइफ जीता था, उस समय भी उनका अपना समाज था। लेकिन जो वर्तमान की सामाजिक संरचना है वैदिक काल की, वो आज भी निरंतर है और आज भी अपना अस्तित्व रखता है। उसकी जो धारणाएं थी, उसके जो रीति थे, उसके जो परंपरा थे, उसके जो नैतिक नियम थे, वो आज भी निरंतर है। भले ही थोड़ी बहुत उदार हो गई हो और नए तत्वों का समावेश हुआ हो, लेकिन वैदिक समाज आज भी अस्तित्व रखता है और इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक समाज। वैदिक समाज का मतलब समझ रहे हैं? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक, इन दोनों की बात कर रहे हैं। यानी कि भारत के इतिहास का लगभग 1000 वर्षों का, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक भारत के समाज में कौन सी नवीन प्रवृत्तियां आई। समाज में 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, यानी लगभग 1000 ईयर्स कि भारत के समाज में कौन सी नवीन न्यू ट्रेंड दिखता है, ये हम बात करने वाले हैं। आपको पता है समाज का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल विच आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर्स। लोगों का समूह जो एक दूसरे पर परस्पर निर्भर हो, उसी को समाज कहा जाता है। और समाज किसी का भी हो सकता है, पशु का भी समाज अपना होता है, पक्षियों का अपना समाज होता है, उसी तरह से मानव का भी अपना समाज होता है। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में ये देखे थे कि ये जो भारत का 1000 वर्षों का हम समाज की, जिस समाज की बात कर रहे हैं, उस समाज में कौन कौन लोग शामिल हैं, यानी कंपोनेंट ऑफ सोसाइटी या संगठक, समाज के संगठक कौन कौन है, कौन कौन समाज के हिस्सेदार हैं, किसे समाज में शामिल किया जाता है, किसे समाज में नहीं, ये आपका क्लियर है। तो स्वाभाविक है कि जब आप समाज की बात करते हैं तो आप उन्हीं ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, उन्हीं ग्रुप ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं जो एक साथ परस्पर मिलकर के रहते हैं। तो जब व्यक्ति के या मनुष्य के समाज की बात कर रहे हैं तो समाज का जो इकाई होता है, यूनिट ऑफ सोसाइटी, वो होता है परिवार, फैमिली। फैमिली ही सोसाइटी के ईंट की तरह होता है। जैसे सोसाइटी एक इमारत है या संरचना है, तो फैमिली वो ईंट की तरह है। इसी ईंट से जुड़ जुड़ करके सोसाइटी का सृजन होता है। चाहे कितनी भी बड़ी समाज की आप बात करें,
आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है ना? लाइट तो चमक तो नहीं रहा है ना? चमक रहा है। कहां पे चमक रहा है वो लाइट? ऑफ, एक मिनट, उधर वाला। हाँ, अभी भी चमक रहा है। एक मिनट, अब ठीक है? अभी भी चमक रहा है? चमक रहा होगा नहीं? ओह, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। वो लाइट थोड़ा सा जला देते सर, इधर उधर। हाँ, अभी ठीक है? तो जब आप समाज की बात करते हैं तो इस तरह से समाज का इकाई या यूनिट होता है परिवार, और परिवार से मिलकर के ही समाज बनता है। तो आप कल्पना करो, परिवार में कौन कौन से लोग रहते हैं, पता चलेगा। माता भी रहती हैं, पिता भी रहते हैं, भाई भी रहते हैं, इसी तरह से चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, फूआ फूफी, पता नहीं कितने लोग, वो सब के सब समाज के हिस्से हैं। तो जब आपको पता है कि समाज में ये सब लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि समाज के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इन्हीं लोगों के बारे में हम बात करेंगे। पुरुष का क्या स्थिति है समाज में, महिला की क्या स्थिति है समाज में, बच्ची की क्या स्थिति है, बच्चे की क्या स्थिति है, वृद्ध का क्या है, विकलांग है या दिव्यांग है तो उसकी क्या स्थिति है। कुल मिला जुला करके समाज की हम उसी चीज की बात करते हैं जो परिवार की बात करते हैं। तो ये कौन सा टफ सब्जेक्ट है, कौन सा टफ एरिया है, पता चलेगा कुछ भी नहीं। हम परिवार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और जब परिवार से आगे निकल करके दूसरे के परिवार का भी अध्ययन करने लगते हैं, तीसरे के परिवार का भी अध्ययन करने लगते हैं, और सारे परिवारों का अध्ययन करने लगते हैं, दिन वो हो जाता है सामाजिक अध्ययन, यानी समाज का अध्ययन करते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमको करना क्या है, क्या जानना है, एक एक करके फिर हम बात करेंगे। जैसे समाज की शुरुआत जब आप करते हैं तो सबसे पहले परिवार की बात सोचते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है, किस समय, ऋग वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। फिर हम देखेंगे परिवार में मुखिया कौन है, ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। परिवार में पुरुषों की क्या स्थिति है, पुरुषों का क्या प्रतिष्ठा है, क्या सम्मान है, क्या दायित्व है। तो पुरुषों का दायित्व, कर्तव्य यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व, कर्तव्य, अधिकार और कह सकते हैं फर्ज क्या है। इसी तरह से महिलाओं के जोड़ लीजिए, वो क्या है, महिलाओं के दायित्व क्या है, कर्तव्य क्या है, अधिकार क्या है, फर्ज क्या है। उसी तरह से बच्चों के, उसी तरह से सबके। दूसरी ओर फिर हम समाज में देखेंगे कि ये जो पूरा के पूरा सामाजिक ऑर्गेनाइजेशन है या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो किन नियमों से संचालित हो रहा है, नियम कौन से हैं। जिन नियमों से ये रेगुलेट हो रहा है उसको सामाजिक नियम कहा जाता है। जैसे हम बड़ों का आदर करें, छोटों से प्यार करें, हम उम्र का सहयोग करें, परिवार का ख्याल रखें, समय पर जो संस्कार के कर्म हैं, 16 संस्कार, 16 संस्कार जो सनातन संस्कृति कहता है करने के लिए, वो संस्कार करें। ये सब से जो घिरा हुआ है यही है समाज, और यही है इसके सामाजिक नियम, और यही है इसके समाज का समझने का दायरा। कुल मिला जुला करके समाज को आपको ऐसे ही समझना है। उसके रूल्स क्या है, उसके नॉर्म्स क्या है, उसके एथिक्स क्या है, उसके कंपोनेंट्स या संगठन क्या है, कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या पार्टिसिपेशन है, कौन क्या करता है। ये चीज हम ऋग वैदिक काल से देखना शुरू करेंगे और उत्तर वैदिक काल तक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर वैदिक काल तक ही समाज देखना है। इतिहास को अगर आप 2022 तक भी आ जाए तो आज भी हमको इसी नजरिए से समाज को देखना है।
और यूपीएससी में एक अलग पेपर ही है, सोशल इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, यही टॉपिक है। उसमें महिलाओं के बारे में, बच्चों के बारे में, वृद्ध के बारे में, उनकी समस्या, उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकता, यही सबसे सवाल पूछे जाएंगे आपसे मुख्य परीक्षा में। तो समाज को हमको ऐसे समझना है, परिवार को अपने ध्यान में रखिए, फिर दूसरे के परिवार के, बाकी सभी गांव के परिवार या शहर के लोगों को एक परिवार मान लीजिए और समझ लीजिए। अब कल्पना कीजिए, आज के संदर्भ में अगर हम बात करें तो क्या ऋग वैदिक समाज से ये समाज डिफाइंड हो जाएगा? पता चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा समाज है या ऋग वैदिक काल का जो समाज है, कहीं ना कहीं रिलीजन से गाइडेड हुआ है, धर्म के द्वारा निर्देशित रहा है। धर्म के एक नियम, धर्म के द्वारा डिजाइन किए गए एक फ्रेम में समाज अपने आप को स्थापित किया है और उसमें सुदृढ़ किया है। इसीलिए हर एक कम्युनिटी का अपना एक अलग सोसाइटी होता है, इस्लाम का अलग, ईसाई का अलग, सिख का अलग, सबका अपना अपना सोसाइटी है और सबका अपना अपना रूल्स है, विच आर गाइडेड बाय ऑन रिलीजन, जो कि अपने धर्म से मार्गदर्शित है। चाहे इस्लाम की समाज की बात करें, सिख समाज की, ईसाई समाज की, जरथुस समाज की, यहूदी समाज की, बौद्ध समाज की, जैन समाज की, किसी भी समाज की बात करें, सब के सब आज गाइडेड बाय रिलीजन हो गया है। तो स्वाभाविक है कि सभी समाज में लोगों के अधिकार, दायित्व, कर्तव्य सब अलग अलग होंगे। जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा, जो नियम हिंदू समाज में होगा, कोई जरूरी नहीं है कि इस्लामिक समाज में होगा, कोई जरूरी नहीं है कि ईसाई समाज में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझ लो, जैसे हमारे यहाँ विवाह को एक संस्कार के रूप में डिफाइन किया गया है कि एक संस्कार है, और विवाह को एक संस्था माना गया है, यानी कि समाज में रहना है, सामाजिक संस्था को स्वीकार करना है, देन इस संस्कार को अपनाना पड़ेगा। 16 संस्कारों में से एक संस्कार है। क्या होता है 16 संस्कार? हम लोग आगे पढ़ेंगे, आएगा कि जीवन में हर एक व्यक्ति को, जो भी हिंदू या सनातन संस्कृति का फॉलोअर है, उसको इन 16 संस्कारों से गुजरना पड़ता है, जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक निर्वहन किए जाते हैं। जैसे विवाह हुआ, उपनयन संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, अन्नप्राशन हुआ, इस तरह से 16 संस्कार हमको करने होते हैं। और अगर और थोड़ा सा देखा जाए तो हमारे धर्म में या हिंदू संस्कृति में मोटा मोटी पूरे जीवन को ही 4 वर्गों में, 4 आश्रमों में बांट दिया गया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, पता है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास और वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास। ये 4 आश्रमों में हमने हमारे जीवन को 25 साल में डिवाइड कर दिया गया है। तो हमारे यहाँ का जो सामाजिक व्यवस्था है या सामाजिक नियम है, जो वैदिक काल से प्रेरित है, जो हिंदू समाज है, कोई जरूरी नहीं है कि इस्लामिक समाज उसी तरह से हो, कोई जरूरी नहीं है कि ईसाई समाज अलग अलग, क्योंकि वो अपने रिलीजन से गाइडेड है, वो अपने पंथ से गाइडेड है। तो हमारे यहाँ जहां विवाह को एक संस्कार के रूप में माना गया है, तो वहीं इस्लाम उसको एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मानता है, एक अनुबंध की तरह मानता है। हमारी आपकी मर्जी, विवाह है, मन किया, जब मन किया तब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकते हैं। ईसाई भी इसी फिलॉसफी पे काम करता है, लेकिन रिलीजन, हिंदू रिलीजन कहता है ना 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 ना, ये संस्कार है, एक जन्म में नहीं 7 जन्मों तक का ये संस्कार है। ले, आप अगर अपने पत्नी से पीड़ित हैं या आप अपने पति से पीड़ित हैं और आपकी विवाह हो चुकी है, तो वो 1 वर्ष के लिए, इस जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए हो गया। आप एक दूसरे से 7 जन्म तक पीड़ित रहिए। तो हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, उनका कॉन्सेप्ट अलग है। तो कुल मिला जुला करके जब आप समाज की बात करते हैं, तो इतने सारे आयामों पर आपको सोचना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सामाजिक धारणा या सामाजिक समझ क्लियर हो पाएगा। समझ में आया? चलिए अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं ऋग वैदिक समाज की। ऋग वैदिक समाज क्या है, किस चिड़िया का नाम है? क्या उत्तर वैदिक में भी वही स्थिति था? तो एक एक करके बात करते हैं। पहले ऋग वैदिक समाज की देखते हैं। तो ऋग वैदिक समाज दरअसल पितृसत्तात्मक समाज था, पैट्रियाटिक सोसाइटी था, यह पितृसत्तात्मक समाज था। पैट्रियार्किक सोसाइटी था। अब आप देखेंगे कि भारत में ही कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं, कई ऐसे भारत के मुख्य समाज से कट करके
सेपरेट होकर के कई ऐसे समाज थे जो मेट्रियाटिक या मातृत्व वाला समाज था। तो भारत में मातृ प्रधान समाज भी था, मातृत्व प्रधान समाज भी था। अब मातृत्व समाज कहां था, तो आपको इतिहास झांकना है तो चले जाइए सातवाहनों में। सातवाहन वंश जो कि दक्कन का क्षेत्र का ब्राह्मण वंशीय शासन था, जो भारतीय इतिहास का एक ऐसा रिकॉर्ड रखता है अपने पास जो कहीं नहीं मिलता है। वो रिकॉर्ड ये है कि भारत में एक वंश या एक परिवार का इतना लंबा समय तक शासन किसी का भी नहीं रहा है। वो रहा है सातवाहनों का ब्राह्मण वंशीय शासन। वहां पे उन वंशजों, सातवाहन वंश के जब समाज में जाएंगे आप दक्षिण में, तो सातवाहनों के समाज में पुरुष के नाम के आगे पहले उसकी माता का नाम आता है। जैसे वहां का कोई शासक हुआ सतकर्णी, तो उसके नाम से पहले आएगा गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी। अब देख लो, अब यहीं पे अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया का समाज में पहले पिता का नाम आएगा, उसके बाद माता का नाम आता है। यानी कि आप देखेंगे कि जब भी आप जिसके संतान होते हैं, देन आप अपने फादर का टाइटल को एडॉप्ट करते हैं, अपने पिता के क्या कहते हैं उसको टाइटल को हिंदी में, सरनेम, सरनेम कहिए या आप उपाधि कह लीजिए। टाइटल का मतलब उपाधि होता है, तो उपाधि को आप लेते हैं, फलना सिंह, फलना पांडे, फलना पवार, फलना चौबे, फलना तिवारी, फलना जो भी है पिता की ओर से लेते हैं। तो वहीं भारत में एक ऐसे भी राजवंश था जो माता से चलता था। आज भी पुरुष एक ही जगह अपनी माता के नाम से पहचाना जाता है, अपने ननिहाल में। अगर कोई बच्चा, मान लो कोई बच्चा है, तो बच्चा अगर अपने पिता के गांव में रहता है, देन वो उसके पिता का नाम पूछा जाता है, तो फलना तुम किसके लड़के हो। लेकिन यही अगर वो ननिहाल जाता है, मान लो ABCD, तो उसकी पहचान उसकी माता से होती है। एकमात्र वही जगह है जहां पे उस बच्चे की पहचान उसकी माता से होती है। कोई भी पूछता है कि तुम किसके लड़के हो, तो आप अपनी माता का नाम बताते हैं, ना कि पिता का नाम। और कोई दूसरा थर्ड पर्सन भी जो वहां का है, जो आपको जानता है, वो बताता है कि फलना के लड़का है। तो समाज की जब आप बात करते हैं तो ऋग वैदिक समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन ऐसा नहीं था कि ये पूरे भारत में यही था, नहीं था। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक ऐसा भी क्षेत्र था, सातवाहनों का राज्य, जो कि कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में था। सातवाहन डायनेस्टी हम लोग पढ़ेंगे जब साउथ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो वहां पे मातृत्व समाज था। ऋग वैदिक समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक या पैट्रियाटिक समाज था, जहां पे पुरुष परिवार के मुखिया हुआ करते थे, और उस मुखिया को कहा जाता था कुलिक या कुलप। तो ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था और परिवार का मुखिया कहा जाता था कुलप। यहीं से आपको, या प्रथम कुलप, ये टर्म याद रखिएगा। आपसे सवाल पीटी में पूछे जाएंगे कुलप का मतलब क्या है, तो इसका मतलब कुल का प्रमुख या परिवार का प्रमुख को कुलप कहा जाता था। ठीक है। इस परिवार में, ऋग वैदिक समाज के परिवार में कई पीढ़ियां एक साथ रहा करती थी। आज की तरह नहीं कि एक जनरेशन का विवाह हुआ, पिछला जनरेशन को छोड़ दो और अपना सेपरेट हो जाओ। दूसरी विशेषता ऋग वैदिक समाज की यह थी कि ये कई पीढ़ियों तक एक साथ रहने वाली समाज था। आज ऐसा नहीं है। आज परिवार का मतलब होता है माता पिता, आपकी पत्नी और आपके संतान। यही है परिवार का डेफिनेशन गवर्नमेंट के नजर में या सरकार के नजर में। लेकिन ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। इसमें आपके बाबा, आप बाबा के भाई, आपके चाचा और पता नहीं जो जो लोग हैं, वो सब के सब एक ही साथ एक परिवार में रहते थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये ज्वाइंट या संयुक्त परिवार था, जिसमें परिवार का मुखिया होता था पुरुष, न कि महिला। तो ऋग वैदिक समाज पितृसत्तात्मक परिवार था। जैसे आप ऋग्वेद के
जब कई मंत्रों का अध्ययन करेंगे, जो ऋग्वेद में मंत्र है, याद रखिए ऋग्वेद की समाज की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ऋग्वेदा, और हमारा कोई सोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद में क्या मेंशन किया गया है, किस तरह की समाज की बात की गई है, कैसी परिवार की संरचना है, कैसा परिवार का ढांचा है, समाज का मुखिया कौन है, परिवार का मुखिया कौन है, किस व्यक्ति के क्या, ये सारी की सारे चीज आप थ्रू ऋग्वेद से बात कर रहे हैं और कोई स्रोत नहीं है आपके पास। न तो यजुर्वेद, न तो सामवेद, न तो अथर्ववेद, न तो पुराण, न तो आरण्यक, न तो उपनिषद, न तो ब्राह्मण ग्रंथ, किसी के बारे में आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ऋग्वैदिक इतिहास की जब आप बात करते हैं, यानी 1500 से 1000 बीसी तक का इतिहास की जब आप बात करते हैं, यानी 500 वर्षों के इतिहास की जानकारी का स्रोत, एकमात्र स्रोत आपका है ऋग्वेद। अब इस ऋग्वेद के तथ्यों को या फैक्ट को ये प्रूव करने के लिए या प्रमाणित करने के लिए आप अन्य ग्रंथों का रेफरेंस ले लेते हैं, दे देते हैं, वो अलग इशू है। लेकिन मूल स्रोत आपका है ऋग्वेद, यानी ऋग्वेद की समाज की जब बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद के आधार पर कर रहे हैं। और इस ऋग्वेद में कहा गया है कि जब भी ईश्वर से प्रार्थना की गई है संतान प्राप्ति की, तो पुत्र प्राप्ति की कल्पना की गई है। पुत्र प्राप्ति की कामना की गई है, न कि पुत्र की प्राप्ति की कामना की गई है। इससे यह पता चलता है कि ऋग्वैदिक समाज मूलतः पुरुष प्रधान समाज था, जिसमें पुत्र की कामना की गई थी। पुत्र को संपत्ति के रूप में देखा गया, पुत्र को प्रतिष्ठा के रूप में देखा गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुत्र एक ऐसा साधन था जो आज भी है। आज हम पुत्र की कामना क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि वो कमाएगा, वो हमारी संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। सेम सिचुएशन था आर्यों के साथ। जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो पुत्रों की कामना इसलिए करते थे ताकि वो उनके साथ युद्ध में लड़ेगा, वो अपनी गायों की रक्षा करेगा। यहां पे सब कुछ संपत्ति का, प्रतिष्ठा का विषय केंद्र है गाय। ऋग्वैदिक समाज का प्रतिष्ठा और संपत्ति का एकमात्र केंद्र है गाय। गाय के लिए कुछ भी, गाय के लिए युद्ध, गाय के लिए संधि, गाय के लिए विवाह, सब कुछ प्रतिष्ठा गाय से। जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही ज्यादा। जैसे बंद करो यार, जैसे अभी कुछ ही दिन पहले तक आप देखे होंगे कि आप अगर गांव में आप जाते हैं तो गांव में देखे होंगे कि जिसके दरवाजे पे जितना ज्यादा पशु, जितना ज्यादा गाय बैल, वो उतना ही ज्यादा प्रतिष्ठित है। ऋग्वैदिक समाज की प्रतिष्ठा भी इसी तरह से थी, क्योंकि पुत्र जो था वो गायों की रक्षा करता था, गायों को चराने ले जाता था और गायों के लिए युद्ध में काम आता था। इसलिए हमेशा पुत्रों की कामना की गई। यहां तक ऋग्वैदिक समाज के बारे में स्पष्ट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था, हाँ वेरी गुड, ऐसा नहीं था कि स्त्रियों की दशा दयनीय थी। अधिकार भले ही वो सारे नहीं दिए गए थे, या आप कह सकते हैं कि वो सारे चीज। अब एक और चीज यहां पे समझ लो, ऋग्वैदिक काल में ही कार्य विभाजन शुरू हो जाता है कि हर एक व्यक्ति का क्या कार्य होगा, यानी पुरुष के क्या कार्य होंगे, स्त्री के क्या कार्य होगा, मेल का क्या काम होगा, फीमेल का क्या काम होगा। आज भी हम वर्क डिवीजन करते हैं कि ये काम सिर्फ पुरुष कर सकता है, ये काम सिर्फ महिला कर सकती है। भले ही आप जेंडर इक्वलिटी के नाम पर, फेमिनिज्म के नाम पे सब चीज की डिमांड करने लगते हैं कि पुरुष कर सकता है तो स्त्री क्यों नहीं कर सकती है, मांग करते हैं सामाजिक समानता, जेंडर इक्वलिटी के नाम पे। लेकिन उसका भी एक लिमिटेशन है। जो काम पुरुष कर सकता है वो स्त्री नहीं कर सकती है, जो काम स्त्री कर सकता है वो पुरुष नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट ऋग्वैदिक काल में भी डेवलप हो गया था। ऋग्वैदिक काल में इसी आधार पर वर्क डिवीजन या कार्य का विभाजन कर दिया गया था कि पुरुष का क्या काम होगा और स्त्री का काम क्या होगा। इस मामले में जब वर्क डिवीजन किया गया तो बाहर से देखने पर हमको पता चलता है कि पुरुषों के अधिक अधिकार थे, अधिक दायित्व थे, और स्त्रियों के कम अधिकार थे, कम दायित्व थे। लेकिन ये सरासर गलत है। स्त्रियों की भी उतनी ही कार्य थी, उतने ही दायित्व थे जितने पुरुषों के थे। पुरुष के बराबर ही स्त्री को समझा जाता था, लेकिन पुरुष की ज्यादा डिमांड थी क्योंकि कुछ विशेष अवसर पर पुरुष की आवश्यकता थी, जैसे युद्ध लड़ने पर, युद्ध लड़ने के लिए। अब युद्ध लड़ने के लिए पुरुष की मांग इसलिए है क्योंकि जो युद्ध कौशल होता है वो पुरुषों में ज्यादा होता है, स्त्रियों में थोड़ा कम होता है।
इस मामले में पुरुषों की मांग की जाती थी। बाकी जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते थे उसमें महिलाओं को समान तरजीह दिया जाता था। कोई भी अगर धार्मिक कर्मकांड होगा तो उसमें महिलाओं को या स्त्रियों को समान रूप से प्रतिष्ठा दी जाती थी, समान रूप से भागीदार होने का अवसर दिया जाता था। जो पुरुष विवाहित है, शादीशुदा है, उसको कोई भी अगर धार्मिक कर्मकांड करना है तो आज भी महिलाओं के बगैर, अपनी पत्नी के बगैर कोई भी धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर सकता है। वो छोटा सा अगर उसको घर में अपने सत्यनारायण का पाठ कराना है तो भी उसकी पत्नी उसके साथ में रहेगी, अगर वो विवाहित है तो इस पितृसत्तात्मक समाज होने के बावजूद भी ऋग वैदिक समाज में महिलाओं की उपेक्षा नहीं की गई थी। उनको बराबर का हक और अधिकार दिए गए थे। उनको वो सारे अधिकार दिए गए थे जो पुरुषों को दी गई थी। दूसरी ओर शिक्षा के मामले में अगर देखें तो शिक्षा का जितना अधिकार पुरुषों को था ऋग वैदिक समाज में, उतना ही अधिकार स्त्रियों को भी था। जैसे आप देखेंगे कि ऋग्वेद के जितने भी मंत्र हैं, जितने भी श्लोक हैं, ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं की रचना सिर्फ पुरुष ऋषियों या संतों ने नहीं किया, बल्कि कई विदूषक महिलाओं ने भी किया। जैसे अपाला, गार्गी, घोषा, विश्ववारा, ये सब के सब ऋग वैदिक कालीन विदूषक महिलाएं थी, यानी विद्वान महिलाएं थी जो ऋग वैदिक ऋचाओं की रचना की है, जिन्होंने ऋग वैदिक ऋचाओं की रचना की है। यानी कि धार्मिक कर्मकांड में तो महिलाएं साथ थी ही, महिलाओं को भी समान अधिकार था, समान प्रतिष्ठा था, वो धार्मिक कर्मकांड में भाग लेती थी। साथ ही साथ उनको शिक्षा ग्रहण करने और उसका प्रयोग या अनुप्रयोग करने का भी अधिकार था। इस मामले में अगर आपको उदाहरण देखना है तो ऋग वैदिक ऋचाओं की रचना में महिला विदूषकों का नाम उल्लेखनीय है, जिसमें कई नाम आपको याद रखना चाहिए, जैसे अपाला, गार्गी, घोषा, विश्ववारा, ये सब नाम है। और भी है, लेकिन 2-4 नाम याद रखिए। इनमें से पूछा जा सकता है कि ये जो महिलाएं थी ये कौन थी ऋग वैदिक काल में। तो ये महिलाएं वो थी जो ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना की हैं, उन्होंने ऋग्वेद में प्रयोग होने वाली मंत्रों का जिन्होंने लिखा है वो लोग हैं। ये लोग समझ में आया? लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें तो संपत्ति के मामले में आपको पता है कि आज भी हम अपने संपत्ति में अपनी घर की महिलाओं को की हिस्सेदारी को स्वीकार नहीं करते हैं। अगर पिता की ओर से अगर आपको कोई संपत्ति मिला है तो आप नहीं चाहेंगे कि आप अपनी बहन को या अपनी सिस्टर को वो संपत्ति में हिस्सेदार बनाए। ऋग्वेदिक काल में भी यह स्थिति था। संपत्ति के बंटवारे के मामले में भेद किया जाता था। यानी कि संपत्ति पर जो पुश्तैनी संपत्ति है, जो उत्तराधिकार में संपत्ति मिला है, उसमें स्त्री को हिस्सा नहीं दिया जाता था। अब ये भी एक आप लोगों को खटकने वाली लग रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों पुरुष को दिया जा रहा है। आप एक ओर कह रहे हैं कि भाई पुरुष को और महिलाओं की स्थिति समान थी, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिता की संपत्ति में स्त्रियों को हिस्सा ऋग वैदिक काल में नहीं दिया जाता था। उनकी स्थिति यहां पर दूसरे दर्जे की थी। अगर पिता का कोई संतान नहीं है, अगर पत्नी मर गई है, उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, तब जाकर के वो संपत्ति उस पुत्री को ट्रांसफर होता था। आज भी होता है, लेकिन आज कानून ऐसा बन गया है कि प्रॉपर्टी में इक्वल राइट स्त्रियों को भी दिया गया है। अब यहां पे ये समझ करके रखिए कि पिता की संपत्ति में स्त्री का कोई हक नहीं था, लेकिन इसका दूसरे रूप से जरूर संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता था। जैसे आज भी होता है, पिता अपनी कन्या का विवाह के दौरान कुछ उपहार देता था, जिसको कहा जाता था अमाजू। अमाजू दरअसल आज का दहेज की तरह था, लेकिन ये दहेज नहीं था, डॉरी नहीं था। ये डॉरी नहीं है, ये उपहार है। पिता को इच्छा हुआ अपनी पुत्री के विदाई में
तो जो भी उसके पास जेवरात है, वस्त्र है, आभूषण है, ऋग वैदिक समाज में पिता के संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं माना जाता था या हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी। बाद के कालों में, उत्तर वैदिक काल में और उसके बाद कई स्मृति ग्रंथों में, जैसे नारद स्मृति, गौतम स्मृति, इन सारे ग्रंथों में धीरे धीरे महिलाओं को भी पिता के संपत्ति में अधिकार देने की बात शुरू कर दी गई। ठीक है। फिर हमने ये देखा था कि दहेज के रूप में, जैसे अमाजुह के रूप में अपनी पुत्रियों को उपहार दी जाती थी, वो कहीं ना कहीं संपत्ति में एक तरह से शेयर ही था। और दूसरी बात अगर हम करें महिलाओं के संदर्भ में और पुरुष के संदर्भ में, तो विवाह दरअसल एक संस्कार था और एकल विवाह ही हुआ करता था। सामान्यतः एकल विवाह होता था, यानी एक पुरुष या एक महिला का सिर्फ और सिर्फ एक बार ही विवाह हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी थे, कुछ ऐसे अपवाद भी थे जहां पे बहुपत्नी और बहुपति का भी कॉन्सेप्ट है। बहुपत्नी और बहुपति, यानी एक महिला के कई पति और एक पुरुष के कई पत्नियां का भी उदाहरण मिलता है। लेकिन ये सामान्य नहीं था, ये एक्सेप्शन था। एकल विवाह ही होता था। इस्लाम की तरह ये नहीं, इस्लाम की तरह नहीं कि कुरान ये कहता है कि आप कम से कम 4 शादी कर लें और मन करे तो जितना कर सके कर लें। वो सब के सब खुदा का, सबके लिए खुदा इजाजत देता है। सनातन संस्कृति इसकी परमिशन नहीं देती है, ऋग वैदिक संस्कृति इसकी परमिशन नहीं देती है। वो एकल विवाह की बात करता है, कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक बार ही विवाह करे और एक ही विवाह करे। लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी मिलता है जहां पर बहु विवाह या बहु पति प्रथा भी प्रचलन में था। जैसे आप देखेंगे कि एक उदाहरण मिलता है कि मरुत जो भाई थे, मरुतों ने एक स्त्री रोदसी से विवाह किया था, रोदसी से। तो इसका मतलब यह है कि बहुपति प्रथा था, सामान्य बात नहीं थी, एक्सेप्शन था। एग्जाम्पल में मरुत जो कई भाई थे, उन्होंने रोदसी नामक कन्या से विवाह किया था। इसी तरह से अगर आप एपिक्स में चले जाएं, बाद के दिनों में, पुराण काल में, महाभारत पीरियड में, तो महाभारत पीरियड में आप देखेंगे कि पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया था। द्रौपदी जो एक कन्या थी, पांडव 5 भाई थे। तो यानी बहुपति का हमको उदाहरण मिलता है। ऋग वैदिक काल में रोदसी और मरुतों वाली कहानी मिलती है, तो उसके बाद में महाभारत काल में ऐसा उदाहरण आपको मिलता था। लेकिन ये सामान्य बात नहीं था, बल्कि एक्सेप्शन था, अपवाद था। सामान्यतः एक पति और एक पत्नी की ही प्रथा थी, यानी एकल विवाह था। दूसरी ओर बाल विवाह का कोई कॉन्सेप्ट हमारे यहां नहीं था। बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं है, कभी भी नहीं रहा। बाल विवाह ना तो ऋग वैदिक काल में प्रचलन में आया, ना तो उत्तर वैदिक काल में, कहीं भी नहीं था। अगर आपसे पूछा जाए कि बाल विवाह ऋग वैदिक काल में था, तो डिनाई कर दी जाए नहीं था। उत्तर वैदिक काल में था, नहीं था। ये कब शुरू हुआ? ये भारत में दरअसल इस्लामिक रूल जब आया 750, 650 के बाद, तो लोग डर से बाल विवाह करने लगे, भय से, इस्लामिक आक्रांताओं के डर से अपने बच्चों के विवाह बचपन में ही कर देते थे। नहीं तो हमारे यहां बाल विवाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा, सती, एक और जो बुराइयों की या रूढ़िवाद की भारतीय समाज या सनातन संस्कृति में कुछ बुराइयों की अक्सर बात की जाती है, टीवी में डिबेट की जाती है कि बाल विवाह था, सती प्रथा था, विधवाओं की स्थिति दयनीय था, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, पुरुषों के समान अधिकार नहीं था। पता नहीं, इस तरह की कई बुराइयों को गिनाई जाती है टीवी डिबेट में, न्यूज़पेपर में और मैगजीन में आप देखे होंगे। तो हमारे यहाँ न तो बाल विवाह था, न तो सती प्रथा। सती प्रथा भी हमारे यहाँ नहीं था। सती प्रथा का जो पहली बार उल्लेख मिलता है, अगर भारत के इतिहास में देखें, तो गुप्तों के काल में, गुप्तों का एक सेनापति हुआ करता था, उसी की पत्नी ने आत्मदाह किया था या सती हुआ था। इसका उल्लेख हमें एरण अभिलेख से मिलता है। एरण मध्य प्रदेश में है, मंदसौर में, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में एरण है। उसी एरण इंस्क्रिप्शन में पहली बार भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है।
जो गुप्तों का कमांडर इन चीफ या सेनापति है, युद्ध में मारा जाता है और उसकी पत्नी फिर आत्मदाह उसकी चिता के साथ स्वयं को जला देती है। पहला आपको एग्जाम्पल यही मिलता है। अदरवाइज उससे पहले यानी कि लगभग 450 ईस्वी में, उससे पहले जब आप बात कर रहे हैं 1500 बीसी, जब आप बात कर रहे हैं 3500 बीसी, जब आप बात कर रहे हैं 300 एडी, इससे पहले कहीं भी नहीं था सती प्रथा। सती प्रथा यहां पे मिला 450 ईस्वी में एरन इंस्क्रिप्शन में। यानी भारत की जो सामाजिक बुराई थी सती प्रथा, वो भारत में न तो ऋग वैदिक काल में था न तो उत्तर वैदिक काल में था। दूसरी ओर भारत में स्त्रियों की जो दयनीय दशा के बारे में अक्सर चर्चा की जाती है, पर्दा प्रथा। पर्दा भी हमारे यहां नहीं था। अक्सर लोग कहते हैं कि भारत इतना एडवांस हो गया है, इतना डेवलप हो गया है, इतना प्रोग्रेसिव है, फिर भी यहाँ की महिलाएं घूंघट करती है, पर्दा करती है। और आज इसी पर्दा को लेकर के एक सोशल वॉर चल रहा है, सामाजिक युद्ध छिड़ा हुआ है। सरकार और कोर्ट कहती है कि भाई जो इस्लामिक कम्युनिटी के लोग हैं वो पर्दा नहीं ले, अगर पर्दा ले तो घर में ले, उन जगहों पर न ले जहां पे किसी सुविधा या सर्विस को सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती हो, यानी पब्लिक प्लेसेस पे इसको अवॉइड करने की बात की गई है। लेकिन जो कट्टर इस्लामिक लोग हैं वो इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं कि हमारे धर्म का, रिलीजन का इसेंशियल पार्ट है और इसेंशियल पार्ट होने के नाते हम पर्दा करेंगे ही करेंगे। लेकिन उनके कुरान में भी इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि महिलाओं को हिजाब में रखना है, महिलाओं को पर्दा में रखना है। वो पार्ट ऑफ इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती इस चीज को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे। और अक्सर वो तर्क देते हैं कि राजस्थान की महिला भी तो इतनी लंबी लंबी घूंघट लेके घूमती है, चूड़ी पहनती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र लगाती है और स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, और वो उनका भी तो रिलीजन का इसेंशियल पार्ट नहीं है। तो हमारे यहाँ हमने सुधार किया, हमारे यहाँ की महिलाएं कोई पर्दा नहीं करता आज के समय में, सब खुलेआम है। तो ये जो सिस्टम था पर्दा प्रथा का, ये पर्दा प्रथा का सिस्टम हमारे यहाँ ऋग वैदिक काल में नहीं था, न तो उत्तर वैदिक काल में था, न तो लेटर वैदिक पीरियड में, और न तो बाद के इतिहास के कालखंड में। ये हमारे यहाँ ये भी तब आया जब इस्लामी का क्रांति आया। डर से लोग अपनी महिलाओं को पर्दा में रखने लगे। इसके पीछे कारण है क्योंकि इनको, हमारी स्त्रियों को इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा माले गनीमत समझा जाता था। माल ए गनीमत, माल ए गनीमत का मतलब है लूट का माल, और माल ए गनीमत को आपस में बांटने की रिवाज थी। जैसे इस्लाम में कुछ टेक्स्ट की बात की गई है, कुरान हदीस के अनुसार मुख्यतः 4 टेक्स्ट की बात की गई है। उसमें से एक खुम्स नामक टेक्स्ट था। खुम्स दरअसल लूट का माल होता था। जब कोई आक्रांता किसी दूसरे राज्यों पर आक्रमण करता था तो वहां पर जो भी उसको हासिल होता था, चाहे संपत्ति हो, चाहे स्त्री हो, चाहे और भी कुछ हो, उसको लूटते थे और आपस में बांट लेते थे। और यहां से यहां बांटा जाता था तो बांटा जाता था, और कुछ अरब भी लेकर के चले जाते थे और उसको 2 दिनार में बेचते थे। इस डर से लोग, हमारे यहाँ सती प्रथा शुरू हो गई नहीं, इस डर से हमारे यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हुआ, इस डर से हमारे यहाँ बाल विवाह शुरू हुआ। तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा शुरू होने के कारण भारतीय हिंदू समाज या सनातनी या ऋग्वैदिक समाज का डर था, जो इस्लामिक आक्रांताओं की वजह से पैदा हुआ था, जिसको माले गनीमत कहा जाता था। नहीं तो अन्यथा हमारा समाज पूरी तरह से समानता पर आधारित था, पूरी तरह से खुला समाज था, प्रोग्रेसिव था, प्रगतिशील था, सब कुछ अच्छा था, बुरा कुछ भी नहीं था। न तो महिलाओं को कोई भेदभाव किया जाता था महिलाओं के साथ, न तो बच्चे के साथ, न तो वृद्ध के साथ, और ज्वाइंट फैमिली या संयुक्त परिवार था, जिसकी आज भी हम कामना करते हैं, जिसकी हम आज भी आइडियल सोसाइटी के रूप में डिफाइन करते हैं कि आदर्श समाज, आदर्श परिवार ऐसा ही होना चाहिए। समझ में आया? अब एक और चीज याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक समाज में एक दूसरे तरह की भी परंपरा विकसित था। जैसे होता क्या था, सती प्रथा नहीं था, लेकिन सती प्रथा के जगह पे एक और प्रथा था जो विधवा महिलाओं को परिवार में पुनः स्थापित कर देता था। वो सिस्टम था नियोग। ये अक्सर पूछा जाता था
पूछा जाता है कि ऋग वैदिक काल में नियोग क्या होता है, नियोग क्या था। सती प्रथा हमारे यहां नहीं था उस समय, सती प्रथा नहीं था, यानी कि स्त्रियां जिंदा रहती थी, अगर उनके पति मर भी जाते थे तो भी वो जीवित रहती थी। उसके जगह पे एक नियोग का ऑप्शन था समाज में। क्या था नियोग? दरअसल अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके युद्ध में मारा जाता है या कहीं भी किसी तरह से घर त्याग देता है, पागल हो जाता है, शारीरिक रूप से असक्षम रहता है, वैसी स्थिति में वंश को आगे बढ़ाने के लिए समाज इस बात को स्वीकार करता था कि वो स्त्री अपने पति के छोटे भाई के साथ पुनर्विवाह कर सकती है, छोटे भाई के साथ, न कि बड़े भाई के साथ। अगर स्त्री का पति मर गया है, पागल हो गया है, कभी छोड़ करके चले गया है, शारीरिक रूप से असक्षम है, वैसी स्थिति में समाज इस बात को स्वीकार करता था कि वो नियोग कर ले, यानी कि पति के छोटे भाई से पुनः विवाह कर ले और विवाह करके वंश को आगे बढ़ाए। तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये संतान है इसके पास, निसंतान नहीं है तो ये नहीं कर सकती, अगर संतान है तो नहीं कर सकती है। विकास कुछ पूछने वाले हैं, पूछिए क्या पूछना है। तो नहीं होगा नियोग, सिर्फ और सिर्फ छोटे भाई से ही नियोग होगा, बड़े भाई से नियोग नहीं होगा। ये कुछ नहीं, बड़े भाई का वंश है ना, उनका परिवार है ना, उनकी पत्नी है ना, उससे वंश आगे बढ़ेगा। वंश आगे बढ़ाना है ना, आपको कुल को आगे बढ़ाना है, तो बड़े भाई वाला से वंश आगे बढ़ेगा। जैसे मान लो एक वृक्ष के कई तना है, अब एक वृक्ष के एक तना सूख गया या कट गया तो बाकी तो तना है ना, वंश को आगे बढ़ाने के लिए, वृक्ष को आगे बढ़ाने के लिए ये बढ़ाएंगे। तो नियोग जब भी होगा पति के छोटे भाई से ही होगा विवाह, बड़े भाई से कदापि नहीं होगा, वो नियोग नहीं होगा। इसलिए ऋग वैदिक काल में विधवाओं की स्थिति अच्छी थी, सती प्रथा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बाल विवाह भी नहीं होता था, पर्दा प्रथा भी नहीं था, शिक्षा में समान अवसर दिया जाता था, विदूषक महिलाएं होती थी, संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था, लेकिन उपहार के रूप में विवाह के अवसर पर कन्याओं को दान में दिया जाता था। ठीक है। अच्छा, ये हुआ परिवार लेवल की बात। अब परिवार से आगे निकल गया, यानी कि समाज का जो इकाई है परिवार, उस परिवार के बारे में आप समझ गए, जान गए। अब परिवार से आगे निकलिए और कई परिवार के बारे में सोचिए, हजारों का परिवार, ए बी सी डी, ये जितनी बातें हम किए हैं वो सब के सब एक एक परिवार पर ये नियम लागू होता है। यानी ऋग वैदिक समाज में कई परिवार हैं। सब परिवार कैसे ऑपरेट हो रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आप समझ गए। पुरुष का क्या स्थिति है, स्त्री का क्या स्थिति है। अब सबको एक साथ मिला करके कुछ एक नियम की भी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसा एक ओवरऑल या एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करें हम, जिससे पूरे परिवार समाहित हो जाए। यानी कि ऋग वैदिक काल में जितने भी परिवार थे वो सबके कुछ ऐसे नियम थे जिससे वो आपस में जुड़े हुए थे, जिसको हम कहते हैं सामाजिक नियम, सोशल नॉर्म्स या सोशल रूल, जिसपे आज भी समाज चलता है। अगर आप इस रूल को ब्रेक कर देते हैं देन आप अनएथिकल हो जाते हैं, अनैतिक हो जाते हैं, आप अनवांटेड सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल एलिमेंट कहलाने लगते हैं। जैसे ही आज इन सामाजिक नियमों को तोड़ देते हैं देन आपका पेपर में नाम, आपके नाम के आगे लिखा जाता है असामाजिक तत्व। तो समाज के नियम हैं और इस नियम को तोड़ने वाले लोग कहलाते हैं असामाजिक तत्व। आज भी आप पेपर में पढ़ेंगे हमेशा। अभी समाज के नियम क्या है, तो समाज का जो सबसे पहला नियम था वो नियम था वर्ग विभाजन, वर्ग विभाजन, क्लास डिवीजन। समाज को कई वर्गों में बांट दिया गया था। एक मिनट रुकिएगा। हाँ मिश्रा जी, प्रणाम, बताइए। ठीक है, क्या हुआ, अपराजिता डिसाइड की? अच्छा, अभी भी जाना उसको पटना? अच्छा ठीक है, तब फिर वेट करें दिसंबर जनवरी तक। और ठीक है,
और ठीक ही है। कॉपी कर लिया तो नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एक बार हम आपसे आपके घर भी आएंगे, हम आपसे मिलेंगे, उससे भी मिलेंगे। हम आएंगे, आदितपुर में है ना आप? गम्हरिया में है ना? तो आप कब रहते हैं घर पे? अच्छा ठीक है, तो ठीक है, हम आने से 1 घंटा पहले आपको बता देंगे। ठीक है ठीक है सर, चलिए हम फोन करें। अच्छा, रांची सरायकेला चाईबासा राउंड पे रहते हैं आप? तो ठीक है, हम एक सुबह में बता देंगे या शाम आपको बता देंगे, पूछ लेंगे कि आप कहाँ पे हैं, उस अनुसार से फिर हम लोग रूटीन अपना। और सब ठीक है सर? उसको होना भी चाहिए गिरफ्तार, हम तो यही कामना करेंगे वो जल्दी गिरफ्तार हो जाए। वो किया क्या है? कौन अफसर? कौन अफसर? हाँ, तो जितना आईएएस है सब के सब तक उसी में लिप्त है, कौन सा बचा हुआ है? सब आईएएस तो खा ही रहा है मुख्यमंत्री के साथ मिलकर, नेता के साथ। किसका? किरण कुमारी? ओ ओ ओहो, भूमिहार भाई हैं क्या? भूमिहार हैं।